जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस क्लास में चैप्टर 1 व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके परिचय में जानेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी ट्रेड का सफलता, किसी भी ट्रेड की जो सफलता है यानी व्यवसाय की सफलता सुरक्षित कार्यक्षेत्र से और स्वास्थ्य, वहाँ जो भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनके कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम सब यही देखने वाले हैं। रही बात विद्युत की, तो विद्युत क्या होती है? विद्युत से आशय यह है कि विद्युत को हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ उसके अनुप्रयोगों को अनुभव कर सकते हैं। जैसे हीटर के माध्यम से अनुभव करें अगर, तो हीटर में जब भी सप्लाई आती है, विद्युत आता है, तो हम ऊष्मा के रूप में उसे अनुभव कर सकते हैं और उससे निकलने वाले जो प्रकाश है उसे देख सकते हैं। और बल्ब के माध्यम से अगर देखा जाए या फिर पंखे के माध्यम से देखा जाए तो हम उसे विद्युत को देख नहीं सकते हैं, मगर पंखे के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को कि इस मशीन में विद्युत आई है और ये मशीन चल रही है। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? तो इलेक्ट्रीशियन वह व्यक्ति होता है जो विद्युत चालित किसी भी मशीनों को बनाने की क्षमता रखता है। उस व्यक्ति को ही इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार हिंदी में कहते हैं। और उसका कर्तव्य क्या होता है? किसी भी विद्युत उपकरण को बनाने में योग्य हो। और दूसरी बात कि प्रशिक्षण के बाद अपेक्षित योग्यता क्या होती है? प्रशिक्षण के बाद किसी भी इलेक्ट्रीशियन से योग्यता रखी जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि जो भी व्यक्ति होगा वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हमारा कोई भी काम करेगा तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ही हमारा काम करेगा। अगर सपोज दैट आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, तो आप अगर 2 वर्षीय कोर्स किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप अपने जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर काम करेंगे। आपको पता रहेगा, एक सामान्य आदमी को नहीं पता रहेगा कि किस साइड में कितना ऊंचाई पे कौन सा स्विच लगाना है, कौन सा बोर्ड लगाना है, कितनी ऊंचाई पर कौन सा पंखा लगाना है। और जो भी वायरिंग करेंगे या तो फिर पंखे की या तो फिर आप बल्ब का वायरिंग करेंगे तो बल्ब का कहाँ पर कौन सी कितनी ऊंचाई पर स्थापना करना है। ये अगर मानकता की बात की जाए या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो भी बनाया जाता है, पहले अगर वायरिंग करने से पहले इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग बनाया जाता है, उसी ड्राइंग के अनुसार ही वायरिंग किया जाता है। तो इन सभी वायरिंगों को पढ़ने में सक्षम कौन होगा? एक सामान्य नागरिक तो होगा नहीं। इसके लिए एक जो निपुण होगा यानी कार्य करने में दक्ष होगा, यानी 2 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स किया रहेगा व्यक्ति, वही इस ड्राइंग को पढ़ने के योग्य रहेगा। तो इतनी सारी बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार। एक प्रशिक्षण के बाद एक इलेक्ट्रीशियन से इतनी सारी योग्यताएं अपेक्षित योग्यता रखी जाती है। रही बात इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज के आधुनिक युग में चाहे डिफेंस की बात किया जाए, आर्मी में हो जाए, फिर एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फिर इसके बाद जो रिसर्च सेंटर हैं DRDO हो गया, फिर इसके बाद इसरो हो गया, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर रिसर्च होता है, वहाँ पर भी बिजली की सप्लाई की जरूरत होती है। वहाँ पर बिजली सप्लाई हो तो समझ लीजिए कि टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रेलवे के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में भी आजकल बहुत सी इलेक्ट्रिकल से चालित वाहन बनाए जा रहे हैं, तो हर जगह टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से सारे काम होते हैं, मशीन काम होते हैं, इसलिए टेक्नीशियन की हर जगह हर फील्ड में जरूरत होती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके इलेक्ट्रिशियन के। और मान लीजिए कि 2 साल के बाद, अगर 2 साल प्रशिक्षण के बाद ITI इलेक्ट्रिशियन से आप कर लेते हैं और इसके बाद आपको अगर कहीं सरकारी का रोजगार नहीं मिल पाता है तो आप खुद का रोजगार खोलने में यानी कि स्वरोजगार के अवसर भी अपने होते हैं। आप 2 वर्षीय कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है, आप बहुत सारे जैसे मोटर का वायरिंग करना सीख जाएंगे और वायरिंग करना सीख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप 2 वर्ष कोर्स करने के बाद सीख जाएंगे, तो अपना खुद का एक दुकान खोल सकते हैं या फिर जो कुछ भी अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। फिर इसके बाद बात की जाए दुर्घटना की, तो दुर्घटना की बात की जाए तो दुर्घटना एक प्रकार का अनियोजित अनियंत्रित घटना होता है जिसे किसी को पहले से पता नहीं होता है, इसलिए इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है कि अगर किसी को अगर पता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर दुर्घटना होने ही नहीं देगा। तो दुर्घटना को सिर्फ और सिर्फ हम सभी या जो भी इलेक्ट्रिशियन है इसको सिर्फ कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। रोकने के लिए एक सिर्फ मात्र यही उपाय है कि सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहें। ये बहुत सारे ऐसे सब नियम बनाए गए हैं। तो इसके और रही बात दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, जैसे दुर्घटना के कारण क्या है? तो दुर्घटना के कारण जैसे मान लीजिए कार्य करने में आपकी अरुचि है, अरुचि मतलब आपका रुचि ही नहीं है उसमें, तो आप किए जा रहे हैं मालिक के दबाव में। फिर इसके बाद आपकी असावधानी हो सकती है, दुर्घटना का कारण हो जाए। अज्ञानता हो सकता है, अज्ञानता बस कोई काम जोश में आए और करना शुरू कर दिए, इसके बाद टेक्नीशियन को जाहिर सी बात है कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और उत्सुकता, कभी-कभी उत्सुकता के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उत्सुकता बस आदमी बहुत तेजी से बहुत कार्य करता है और नियम का पालन करना भूल जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो भूल जाता है, इसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। फिर इसके बाद असुरक्षित वातावरण होने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। फिर इसके बाद कार्य का जो अनुभव नहीं होता है, इसके कारण भी दुर्घटनाएं होने के या स्वच्छता की कमी हो सकती है, अनुशासन की कमी हो सकती है और प्रकाश की कमी हो सकती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वैद्युत दुर्घटनाएं, तो वैद्युत दुर्घटनाएं से आशय है विद्युत झटका लगने से। अगर किसी भी बड़े से बड़े कार्य को हम बहुत ही सहजतापूर्वक कर सकते हैं विद्युत झटका लगे बिना। अगर कुछ सुरक्षा नियमों का अगर हम पालन करें तो कितना बड़ा कोई कार्य हो उसको हम बहुत ही आसानी से सुरक्षापूर्वक कर सकते हैं। रही बात विद्युत झटका लगने के जो कारण है, क्या होता है कि 90 वोल्ट से अधिक का जो भी विद्युत आता है सप्लाई, तो उसमें हमें बहुत जोर से विद्युत झटका लगते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्युत झटका के कारण हमारे शरीर में लगभग प्रकाश की गति 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड धारा का चाल होता है। हमारी जो रक्त की धमनियां हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, जो शरीर जिससे मिलकर मूल कणों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, उनकी गति, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी गति इस विद्युत धारा की गति के साथ साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारी इस धमनियों को एक झटके का अनुभव होता है। जैसा कि अगर हम ही देखें, अगर बाल अगर हम पकड़ते हैं, उदाहरण से समझिए, अगर कोई बाल अगर कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसमें अगर बाल के अनुसार अपने हाथ को हम बैक में अगर नीचे लाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें झटका कम लगता है। अगर बाल के अनुसार अगर हम अपने हाथ को वहीं रखें तो हमें बहुत तेजी से झटका लगता है। इसी कारण हमारा जो इसी प्रकार हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं विद्युत धारा के साथ अपनी गति को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे शरीर को एक झटके सा अनुभव लगता है। और इसके कारण क्या क्या हानियां हो सकती हैं, जैसे शरीर के जो छाला पड़ जाता है, फिर इसके बाद हमारे शरीर में जगह जगह जहां पर भी झटका लगता है वहां जल सकता है, हमारे रक्त प्रवाह हो सकते हैं, फिर इसके बाद बेहोश हो सकता है व्यक्ति, अंत में हो सकता है मृत्यु भी हो जाए अगर ज्यादा तेजी से झटका लग जाए तो विद्युत से संपर्क आए, अगला टॉपिक है विद्युत से संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाएं। तो ऐसे में क्या किया जाता है, सबसे पहला क्रम होता है कि पास में जो भी मेन स्विच होता है उसको सप्लाई को बंद करें, इसके बाद ही उसको संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाएं। अगर मान लीजिए कि सप्लाई अगर दूर है, बंद करने के योग्य नहीं है, तो सबसे पहले एक कोई अचालक पदार्थ, कोई लकड़ी हो गया या सूखी लकड़ी हो गया या फिर कोई कुर्सी मेज हो गया या फिर रबर की चटाई हो गई, जिसको बिछाने के बाद उसके ऊपर खड़ा होकर के ही उस घायल व्यक्ति को या झटका लगा हुए व्यक्ति को विद्युत सप्लाई से संपर्क से हटाते हैं। नहीं तो क्या उसके द्वारा हमारे शरीर को जो व्यक्ति हटाने वाला होगा उस व्यक्ति को भी झटका लग सकता है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि विद्युत झटके से लगे हुए व्यक्ति को उसको हटाने से पहले हमें किसी अचालक पदार्थ पर खड़े होकर के ही उसको हटाना चाहिए। और अगला टॉपिक है खतरे से बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे खतरे से बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो नंबर 1, सुरक्षा चिन्ह पोस्टर आप जगह जगह पे लगा दीजिए। जहां पर इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में, कहीं पर भी जहां पर टेक्नीशियन बहुत सारे कार्य करते हैं वहां पर सुरक्षा चिन्ह का पोस्टर लगवा दीजिए जगह जगह पर। खतरा जहां पर बहुत ज्यादा है वहां पर खतरा चिन्ह का चिन्ह लगवा दीजिए। फिर इसके बाद कुछ मशीनें होती हैं जिस पर सावधानियां बरतनी होती हैं, तो सावधानियां चार्ट उस पर लगवा दीजिए कि क्या क्या मशीन पर काम करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। फिर इसके बाद अग्निशामक यंत्र का भी हमारे वर्कशॉप में, चाहे कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, जो भी कहीं भी, तो ऐसे स्थान पर अग्निशामक यंत्र भी लगा होना चाहिए, जिससे काफी हद तक खतरे से निजात मिलती है। फिर इसके बाद हो सकता है घटना हो भी जाए तो इससे बचाव के लिए फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की जाती है। फर्स्ट एड में क्या होता है कि जहां भी खतरा होता है वहां अगर किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगती है या फिर कोई विद्युत का झटका लगता है तो डॉक्टर आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट एड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसका शाब्दिक अर्थ है सुरक्षित रहना, अर्थात आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। इसे मुख्यतः निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा और कार्यशाला की सुरक्षा। तो पहले है स्वयं की सुरक्षा का उपाय। क्या करें कि वर्कशॉप में जब भी काम करें तो बूट पहने रहें, अर्थात बूट पहनने से क्या होता है कि आप जब भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहां पर लोहे की छीलन होता है, लोहे की छीलन आपके पैरों में गड़ सकते हैं, कील होता है, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जब पैरों पे गिरता है, जैसे हैमरिंग हो गया, बहुत भारी चीज हो गया, अगर लोहे का पैर पे गिर जाएगा तो आपका पैर चोटिल हो सकता है। और दूसरा क्या है, ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ढीले कपड़े नहीं पहनने का वजह है कि बहुत सारी मशीनें वर्कशॉप में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके ढीले कपड़े होने की वजह से कहीं ना कहीं फंस सकती हैं। इसी वजह से ढीले कपड़े कभी भी वर्कशॉप में नहीं पहनना चाहिए और कभी भी काम करते समय कार्यशाला में बातचीत नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहां पर स्वयं की सुरक्षा अर्थात दुर्घटना हो सकती है। और सुरक्षा गार्ड न होने पर मशीन के पास खड़े होकर काम करना हो तो वहां पर अवश्य ही उस मशीन पर सुरक्षा गार्ड लगा होना चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारे उपाय हैं जिसकी वजह से आप स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है मशीनों की सुरक्षा। तो मशीनों की सुरक्षा में जंग से सुरक्षा, अर्थात जब भी किसी कार्यशाला में आप कार्य कर चुके हैं या फिर कार्य करके मशीनों को बंद करते हैं उस समय ग्रीसिंग करके या फिर तेल सारी मशीनों पर या फिर किसी उपकरण पर तेल पोत कर छोड़ देंगे तो उससे क्या होता है कि उस मशीन पर जंग नहीं लगता है। तो अगला क्या है, मशीन के टेबल पर हैमरिंग न करें, एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अतः कभी कभी होता है कि मशीन का जो टेबल होता है उस पर लोग हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने से क्या होता है, उसमें स्पाट आ जाता है, अर्थात उसका जो लेवल होता है, समतलता उसकी खराब हो जाती है, एक्यूरेसी उसकी खत्म हो जाती है। अर्थात इसे हमें हैमरिंग नहीं करना चाहिए, किसी भी हथौड़ा से उसे पीटना नहीं चाहिए। और अगर किसी भी मशीन का कोई पार्ट अगर खराब हो तो उसे तत्काल प्रभाव से उसे निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सारी मशीनों को खराब पार्ट खराब कर सकता है। वो कहावत है ना कि जैसे एक खराब मछली, मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से क्या है कि खराब पार्ट अगर नहीं बदला जाएगा तो सारी मशीनों को क्या कर देगा, खराब कर देगा। और मशीन चलाने से पूरे उसकी कार्यविधि अवश्य समझना चाहिए। अगर मशीन की सुरक्षा की बात की जा रही है तो अवश्य ही अगर कोई मशीन अगर आप चला रहे हैं तो उससे पहले उस मशीन की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग प्रक्रिया है, उसको आपको अच्छी तरीके से भली भांति पढ़ लेना चाहिए। और अगला है कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड की सुरक्षा क्या हुआ, कार्यखंड मतलब आप जब भी वर्कशॉप में कोई काम करते हैं, कोई चीज बना रहे हैं तो उस बनाने वाले आप जो भी पदार्थ या जो भी कुछ बना रहे हैं उसे ही कार्यखंड के नाम से जाना जाता है। तो कार्यखंड को उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, जाब बनाते समय क्लैंपिंग सही से करें। अर्थात मान लीजिए कि कोई जाब आपको काटना है, कोई किसी पाइप को काटना है तो उसे क्या करेंगे, पहले बेंच वाइज से, पाइप वाइज में, किसी भी ऐसे चीज में क्लैंपिंग किया जाता है, पकड़ा जाता है उसे। तो अच्छे तरीके से उसे जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, क्लैंपिंग नहीं करेंगे, उसको काटने में दिक्कत होगी। अर्थात जाब की सुरक्षा की दृष्टि से, अर्थात कार्यखंड की सुरक्षा की दृष्टि से क्लैंपिंग सही से करना चाहिए। और जाब बनाने से पूर्व क्या करना चाहिए कि कैसे किसी भाग का कटिंग करना है, कैसे उसको बनाना है, उसकी ड्राइंग पहले अवश्य समझ लेना चाहिए। अच्छी तरीके से तब आप जाब की सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, जाब बनाते समय, अच्छा दूसरा क्या है इसमें, मात्रा अगर ज्यादा बनाना हो, अगर ज्यादा मात्रा में जाब बनाना हो तो आप एक उसी तरीके का एक सांचा बना लेंगे। सांचा बना करके क्या करेंगे, उससे बहुत सारा माल तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है उससे। और जब
जाप बनाते समय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बिना अगर नियम पालन किए अगर आप जाप बनाते हैं तो ये लापरवाही होगी। ये एक तरीके से लापरवाही के कारण आपका जाप या कार्यखंड खराब हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नियम जिसको आप अपना करके कार्यखंड की सुरक्षा कर सकते हैं। और चौथा है कार्यशाला की सुरक्षा। कार्यशाला आप जहां भी वर्कशॉप में काम करते हैं उसे ही कार्यशाला कहते हैं। बहुत सारे वर्कर वहां पर काम करते हैं। तो इसमें कार्यशाला की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप? सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पर्पज से आप अगर बताएंगे तो पहली बात कि उसमें मेन स्विच होना चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार का अगर सप्लाई फेलियर होती है तो डायरेक्ट आप जाकर के मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। और उसमें आकस्मिक घटना जब भी होती है उसमें अग्निशामक यंत्र हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है कि सुरक्षा उपकरण बहुत सारे उसमें लगे होने चाहिए। सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर क्या होता है कि कभी कभी आग की जैसी घटना हो सकती है, या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर आप उसमें सुरक्षा मोर्चा में आप उसमें नहीं जा सकते। बिना सुरक्षा के आप नहीं जा सकते। अगर सुरक्षा उपकरण है तभी आप कंपनी के अंदर या वर्कशॉप के अंदर कुछ भी उपाय कर सकते हैं। और स्किल्ड वर्कर ही हमेशा उसमें होने चाहिए। आपके जो कार्यशाला है उस कार्यशाला में जो भी वर्कर है काम करने वाले हैं उस वहां पर जितने भी वर्कर हैं सब एक स्किल्ड वर्कर, यानी कि 2 वर्षीय ITI का कोर्स करने के बाद आपके अंदर वो दक्षता हो जानी चाहिए, ताकि आप क्या करें कि कार्यशाला में दक्षतापूर्वक कोई काम करने में सक्षम हो। इस प्रकार आप कार्यशाला की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग सभी चिन्ह क्या कहलाते हैं? सुरक्षा चिन्ह कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह। इसमें क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है? कुछ विशेष कार्यों को करने से मना किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर अगर विशेष कार्य करने का मतलब आप कभी कंपनी में, किसी कारखाने में, किसी ऐसे जगह पे कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपको माचिस जलाना अलाउ नहीं है, बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, ताकि आग लगने की संभावना रहती है, वैसे जगह पे इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है ताकि मना किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जो भी ऐसा इस निषेधात्मक चिन्ह बनाया जाता है इसमें विशेष कार्य करने को मना किया जाता है तो उसका चिन्ह में ये व्हाइट बैकग्राउंड रहता है, और जो इसमें माचिस की जली हुई ये चीज बनाया गया है सिंबल, ये ब्लैक रहता है, और जो एक क्रॉस बार बनाया गया है वृत्त के आकार का, ये रेड कलर का होता है। ये मना किया जाता है। और अनिवार्य चिन्ह में क्या होता है? अनिवार्य चिन्ह में देख सकते हैं आप, इसमें जैसे वर्कर कभी काम करते हैं कार्यशाला में तो वहां पर उनके हेड से सुरक्षा के लिए क्या होता है? उनको टोपी पहनने के लिए, उसको क्या कहते हैं? हेड सुरक्षा के लिए टोपी पहनने के लिए निर्देश दिया गया है कि आप कारीगर हैं यहाँ पर तो टोपी पहनना जरूरी है। तो टोपी पहनना इसलिए जरूरी होता है, कभी हो सकता है कंपनी में ऊपर से लोड वाला है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो ऊपर से अगर टूट कर गिर जाए तो हेड पर गिरेगा तो आपको हेड में चोट नहीं आएगी, माथे पर सिर में चोट नहीं आएगी। इससे सुरक्षा के लिए इस टाइप के जो सुरक्षा चिन्ह यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आता है। इसमें मेन रूप से ध्यान देना होता है, इसका जो ये बैकग्राउंड होता है इसका ब्लू कलर का होता है, और जो इसमें सिंबल बना होता है व्हाइट कलर का होता है। और चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह में इसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है, और इसमें जो फॉल्ट का सिंबल है वो क्या होता है? ब्लैक का। चेतावनी चिन्ह में क्या होता है? जनरली चेतावनी चिन्ह में सिंबल चेतावनी दिया जाता है। चेतावनी चिन्ह का मतलब ये होता है आपको चेतावनी दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर कोई आप कभी की कंपनी में या फिर कहीं जाते हैं देखते होंगे चेतावनी चिन्ह त्रिभुजा आकार में बना है। ये दोनों क्या है? वृत्ता आकार बना है और ये त्रिभुजा आकार बना है। चेतावनी चिन्ह में आपको कलर याद रखना है, बैकग्राउंड में येलो कलर होता है और ब्लैक में आपका प्रतीक बना होता है। तो इसमें ये दोनों याद करना रहता है आपको। कभी भी परीक्षा में, कभी भी एमसीक्यू टाइप का आपका जब भी परीक्षा होगा उसमें आएगा, यही चीज पूछेगा कि बैकग्राउंड कैसा होता है, उसका सिंबल कैसा बना होता है, किस कलर का। फिर इसके बाद तो जो क्रॉस बार इसमें बना है उसका चिन्ह क्या होता है, ये सब पूछता है आप परीक्षा में। फिर इसके बाद है इस चिन्ह को आप जहां देखते होंगे, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं पुल टूटा हुआ है, चेतावनी चिन्ह वहां पर होता है। जैसे अगर पुल टूटा हुआ है तो वहां पर चेतावनी चिन्ह लगाया जाता है, ताकि आप अगर चेतावनी चिन्ह का फॉलो नहीं करते हैं तो आगे दुर्घटना हो जाएगी, जरूर जाहिर सी बात है कि दुर्घटना हो जाएगी। और सूचना चिन्ह में सूचना दिया जाता है, सूचना के लिए लगाया जाता है कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं हॉस्पिटल है या फिर कुछ है तो उसके लिए प्लस आइकन का सिंबल बनाया जाता है। एग्जिट वाला जो होता है, कभी कभी पार्किंग एरिया में देखेंगे कहीं तो पार्किंग एरिया में क्या होता है? एक एग्जिट होता है, एक इन होता है, एक एग्जिट होता है, मतलब बाहर निकलने के लिए। तो वहां से जहां एग्जिट लिखा रहता है उसका सिंबल होता है। ये दोनों क्या होते हैं? चतुर्भुजाकार में होते हैं सूचना चिन्ह। इसमें प्लस आइकन होता है जो वो रेड कलर से बना होता है और व्हाइट बैकग्राउंड होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कलर इसका 2 होता है। इसमें क्या एग्जिट में क्या होता है कि ग्रीन बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर से लिखा रहता है, ग्रीन बैकग्राउंड से। आप देख सकते हैं पार्किंग वगैरह में कहीं पर भी देखेंगे बोर्ड लगा रहता है जो, तो वहां पर सूचना चिन्ह ऐसे लगा रहता है, या तो सड़क के किनारे जो चिन्ह लगा रहता है वहां पर आप देखेंगे तो ग्रीन बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से लिखा रहता है। फिर इसके बाद क्या है? सूचना चिन्ह के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो है आप इसको देख सकते हैं, किसी भी डॉक्टर की गाड़ी पर आप देखते होंगे कि नंबर प्लेट आपका व्हाइट रहता है और वहां पर जो प्लस आइकन बना रहता है वो रेड कलर से बना होता है। तो इस तरीके से ये चारों चिन्ह का आपको याद रखना है कि किसका कलर क्या है और किसका बैकग्राउंड क्या है, उस सिंबल का कलर क्या है, क्रॉस बार का कलर क्या है, प्रतीक का कलर क्या है। इन सब चीजों के बारे में आप सभी को ध्यान देना रहता है। आग क्या होती है? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। आग मुख्यतः 3 अवयव से मिलकर बने होते हैं, जैसे उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों में से अगर कोई एक अनुपस्थित रहेगा तो आग नहीं जलेगी। जैसे देख सकते हैं, अगर उष्मा नहीं हो, ईंधन और ऑक्सीजन रहेगा तो भी आग नहीं जलेगी। अगर ईंधन है तो उष्मा और ऑक्सीजन अगर रहेगा, अगर ईंधन नहीं है तो भी नहीं आग जलेगा। अगर ऑक्सीजन काट दिया जाए, उष्मा रहेगा चाहे ईंधन रहेगा, तभी आग नहीं जलेगी। तीनों का उपस्थित होना ही आग के लिए जरूरत है। ठीक है। आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फैक्ट्री या फिर वर्कशॉप में जब भी आग लगती है तो उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिशियन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती है। और क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण भी क्या होती है? आग लगती है। और अनबुझे बीड़ी, अगर कभी कभी देखते हैं कि कोई कारीगर या वर्कर जो भी है उसमें बीड़ी पीने की आदत होती है, तो छुप छुपाकर अगर बीड़ी पीते हैं उसमें, तो कोई अनबुझा बीड़ी सिगरेट अगर उसमें फेंक देता है तो उसके वजह से कभी कभी आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से वर्कशॉप में, कार्यशाला या जो भी कहीं फैक्ट्री वगैरह में आग लगती है। और
आग के प्रकार कितने होते हैं? आग के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप होते हैं। जिसमें ए टाइप में क्या होता है, ए टाइप में जो भी लकड़ी और कागज की वजह से जो आग लगती है उसको ए टाइप के अंतर्गत रखते हैं। बी टाइप के अंतर्गत तेल वगैरह से लगने वाली आग जो होती है, जैसे किरासन का तेल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, इन सभी की वजह से आग लगने वाली जो होता है उसको बी टाइप के अंतर्गत रखते हैं। और सी टाइप के अंतर्गत जब भी गैस वगैरह से आग लगती है, किसी प्रकार का गैस उसकी वजह से अगर आग लगती है तो उसको सी टाइप के अंतर्गत रखते हैं। और डी टाइप का आग जो होता है उसके अंतर्गत विद्युत से लगने वाली आग जो होती है उसको डी टाइप के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, टॉपिक है अग्निशमन। नेक्स्ट टॉपिक है अग्निशमन। अग्निशमन यानी फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विशिंग मतलब आग बुझाने की वह प्रक्रिया जिसे आग बुझाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अग्निशमन कहते हैं। अर्थात आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, अग्निशमन। अग्निशामक यंत्र वह उपकरण जिसके द्वारा आग बुझाया जाता है क्या कहलाता है, अग्निशामक उपकरण कहलाता है। अग्निशामक उपकरण, अग्निशामक उपकरण जैसा कि आप सभी लोग वर्कशॉप, कार्यशाला, हॉस्पिटल वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे। इस तरीके का सिलिंड्रिकल लाल रंग की कलर का होता है, दिखता होगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे। इस टाइप का होता है जिसमें ये लीवर होता है। इस लीवर को दबाने पर क्या होता है, यहाँ से इसमें जो भी पदार्थ भरा रहता है इस पाइप के माध्यम से नोजल से बौछार के रूप में निकलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अग्निशामक यंत्रों के प्रकार हैं। यहाँ पर कुछ जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जल युक्त अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, इस टाइप का अग्निशामक यंत्र रहेगा, उसमें जल जो होता है बहुत हाई प्रेशर पे इसमें जल को भर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब इसके लीवर को दबाते हैं तो इसके नोजल के माध्यम से बहुत ही तेजी से बौछार निकलता है, जलों का बौछार निकलता है। तो इस प्रकार के जल युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम ए टाइप आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं। किसको, इस जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ बुझाने करेंगे, ए टाइप का पता है हमें कि ए टाइप के अंतर्गत कौन कौन आता है, लकड़ी से लगी आग को बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं अर्थात ए टाइप की आग को। अब रही बात फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र में क्या होता है कि इसी टाइप का सिलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उच्च दाब पर जल के साथ मिश्रित कर देते हैं। क्या चीज, उच्च दाब पर जैसे खनिज तेल, साबुन आदि, इसको मिला करके इसमें भर दिया जाता है उच्च दाब पर। तो इसमें साबुन वगैरह मिल जाने के कारण क्या होता है कि जब इसको हम दबाते हैं तो यहाँ से झाग निकलता है। अब वो झाग निकलने के कारण क्या होता है, जब फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र है इसको जब लीवर दबाते हैं तो इसमें झाग निकलता है, तो इसमें बी टाइप के अग्निशामक आग को बुझाने में काम करता है। ठीक है, बी टाइप की आग को बुझाने में फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें आग को चारों तरफ से इसके अंदर से निकलने वाला झाग क्या करता है, पूरे ऑक्सीजन को कट कर देता है, छेक लेता है चारों तरफ से। इसी तरह से आग बुझ जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। अब अगला है शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। इसी प्रकार के सिलेंडर में शुष्क चूर्ण भरे होते हैं, चूर्ण जो कि अग्नि को जलने में सहायक नहीं होते, बल्कि आग नहीं जलने में सहायक होते हैं, बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक करके आग को बुझाने में भी सहायक होते हैं। इसकी वजह से इसमें हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पर क्या करते हैं, शुष्क चूर्ण भर देते हैं। जैसे इसके लीवर को दबाते हैं तो इसमें से क्या होता है, शुष्क ड्राई पाउडर बाहर बहुत तेजी से छिड़का होता है, जहां पर आग लगी होती है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है ड्राई पाउडर यानी सूखा हुआ पाउडर, और ऑक्सीजन जैसे ही उसके चारों तरफ से बंद हो जाता है अग्नि बुझ जाती है। इस प्रकार का शुष्क पाउडर टाइप का जो अग्निशामक यंत्र है इसका प्रयोग हम करते हैं डी टाइप आग में। ठीक है, डी टाइप में आप लोग जानते हैं कि एक चूर्ण होता है, तो डी टाइप पाउडर को हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर विद्युत से लगी आग को हम बुझा सकते हैं इसके माध्यम से। अब CO2 टाइप का अग्निशामक यंत्र है। CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक यंत्र। इसी टाइप का एक सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है कि पहले से NaSCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 जो तनु होता है, तनु बता दें, तनु और सांद्र जैसा कि आप लोग हाई स्कूल वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर सुने, इंटर में भी किए होंगे तो आप सुने होंगे कि तनु मतलब पतला होता है और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। जैसा आप लोग गर्मियों में आप कभी अभी रस वगैरह बना करके पिए होंगे जो गन्ने का, तो उसमें क्या होता है, गुड़ का रस, तो उसमें कभी गाढ़ा हो जाता है कभी पतला हो जाता है। जो पतला हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं। तो उसी टाइप का जो ये तनु H2SO4 लेते हैं, ये अम्ल है, एक शीशे में क्या करते हैं, इसको पैक करके इसके अंदर रख देते हैं और इसमें जुड़ा होता है वो, उस पर एक मेटल का धातु का एक बोल्ट टाइप लगा रहता है इसमें, और क्या होता है इसी टाइप का रहता है, इसमें लटका रहता है। इसको क्या करते हैं, उल्टा करके जैसे ही जमीन पे ऐसे ठोकते हैं फर्श पे, तो क्या होता है कि ये धातु कैप इस पे टक्कर में आता है और ये शीशा टूट जाता है। टूटने के फलस्वरूप क्या होता है, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों आपस में मिलकर तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम सल्फेट इसमें बनता है और जल बनता है, जल के दो अणु, और बहुत तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण इसमें होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि जलने में सहायक न होकर के बल्कि अग्नि को बुझाने का कार्य करती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप को, या तो डी टाइप हो, ए टाइप हो, बी टाइप हो, किसी भी टाइप के अग्नि को बुझाने में हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र को सभी में प्रयोग करते हैं। ए बी सी डी। बी में तो नहीं करेंगे, बी में क्या होता है कि इसमें तेल वाला आ जाता है, तो ए सी और डी, इसमें तेल वाले में क्या होता है, तेल फैला हुआ रहता है, तो उस वाले आपको बुझाने के लिए नहीं बल्कि इन तीनों में करते हैं। ठीक है, अगला है अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। इसमें CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो फिर BFC जिसे ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है, दोनों में से कोई एक द्रव हाई प्रेशर पर सिलेंडर में भरा होता है। जैसे ही लीवर दबाते हैं इसके नोजल के माध्यम से क्या होता है, छिड़काव होता है और ये अग्निशामक यंत्र आग को बुझाने में सक्षम होता है। ये सभी प्रकार के आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है, सभी प्रकार की आग को, सभी आगे तो
ठीक है। ये सभी प्रकार के आग को बुझाने में सक्षम होता है। इसे हाइलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगला है रेत से भरी बाल्टी का प्रयोग किया जाता है अग्नि बुझाने के लिए। देखे होंगे आप सभी कहीं ना कहीं अग्नि वर्कशॉप में या फिर हॉस्पिटल में या फिर रेलवे स्टेशन पर, ऐसे संस्थान जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं वहां पर रेत से भरी हुई बाल्टी लिखी इसे टांगा गया रहता है, उस पर लिखा रहता है रेड कलर से आग लिखा रहता है, आग, ठीक है। इस आग के माध्यम से भी इस बालू के माध्यम से भी आग को बुझाया जाता है। टॉपिक है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार वर्कशॉप में दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पूर्व इलाज करना ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसा कि किसी भी वर्कशॉप वगैरह में देखते हैं, किसी भी वर्कर को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि अगर जब तक डॉक्टर नहीं आ पाते हैं तो वहाँ पर अगर प्रशिक्षित वर्कर रहेंगे तो फर्स्ट एड की प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट कर देंगे। ये सब कार्य पहले ITI करने के दौरान ही ये सब प्रशिक्षण की प्रक्रिया सिखाई जाती है। तो डॉक्टर के आने से पूर्व ही जो इलाज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं या प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एड के लिए आपके वर्कशॉप में या फिर कंपनी में, इंडस्ट्री, औद्योगिक जो भी संस्थान होता है, चाहे स्कूल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ फर्स्ट एड के टूल बॉक्स क्या होते हैं, फर्स्ट किट बॉक्स होते हैं जिसमें दवाइयाँ वगैरह रखी रहती हैं। डॉक्टर के आने से पहले उसी की सहायता से हम इलाज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ दवाइयाँ, जैसे दर्दनाशक दवाइयाँ रख लीजिए, पट्टियाँ रख लीजिए, रुई रख लीजिए, कच्चा प्लास्टर रख लीजिए। और क्या होता है कि कभी हो सकता है किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसके लिए बांधने के लिए उसे पट्टियाँ होती हैं जिसे खपचारी बोलते हैं, तो उस टाइप का कच्चा प्लास्टर रखते हैं, डेटॉल रखते हैं, बर्नाल, कैंची, चाकू, स्ट्रेचर आदि ऐसे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसको फर्स्ट एड में रखा जाना चाहिए हर एक इंडस्ट्री में, चाहे तो वर्कशॉप में, कहीं पर भी। फिर इसके बाद ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें कि अगर प्राथमिक उपचार कभी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति है तो सबसे पहले उसमें उस घटनास्थल से उसको हटाकर आराम से उसको लिटाएं। फिर इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो भीड़ को हटाएं ताकि वो आराम से ऑक्सीजनेटेड रूप से हवा उसको मिले और वो आराम से सांस ले सके। और उसको हो सकता है अभी वर्कर है उसके मुंह में अगर हो सकता है कि पान, बीड़ी, सिगरेट वैसे सब कुछ नशा पत्ती लिया रहेगा तो उसको साफ करें। फिर इसके बाद देखें कि अगर छाला वगैरह उसके मुंह चोट वाले स्थान पर लगा पड़ा हुआ है तो उसको साफ कपड़े से उसको ढक दें ताकि मक्खियां उस पर न बैठें। ऐसे जो भी सावधानियां उसको इस प्रक्रिया के अनुसार सभी सावधानियों को बरतें। हो सके तो फर्स्ट एड का प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक हो सकता है कि अगर सांस नहीं ले पा रहा है पीड़ित व्यक्ति तो सांस देने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दे तुरंत। सांस देने की प्रक्रिया के अनुसार अगर बात किया जाए तो सांस देने की मुख्य रूप से 3-4 प्रक्रियाएं हैं जो कि आगे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जैसे सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि जब भी पीड़ित व्यक्ति के पीठ पे छाले नहीं सीने पे अगर छाले पड़े होंगे तो सिल्वेस्टर विधि में ऐसे लिटाया जाता है, यानी पीठ के बगल लिटा करके उसके सीने पर दोनों हाथों से ऐसे मोड़ करके उसको सीने को बार बार प्रति मिनट 10 से 12 बार पुशअप करते हैं। इससे क्या होता है, फेफड़े के दबाव में हवा बाहर निकलती है, जब छोड़ते हैं तो बाहर की हवा अंदर जाती है, जिससे क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के बाद स्वतः सांस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। अगला विधि है सैफर विधि द्वारा सांस देने की प्रक्रिया। सैफर विधि तब प्रयोग करते हैं जब पीठ के बगल अगर छाला पड़ा हो या फिर चोट लगा हो तो सीने के बगल लिटा दिया जाता है। उस हालत में क्या होता है कि उसके कमर के बाजू में या बगल में बैठ करके फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति उसके पसलियों को दाएं और बाएं से दोनों हाथ से ऊपर नीचे पुशअप करता है। तो इससे क्या होता है कि उसके फेफड़े पर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि अंदर की हवा बाहर निकलती है। जैसे ही हाथ से छोड़ता है तो बाहर की हवा अंदर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस प्रक्रिया को प्रति मिनट 10 से 15 बार करने के दौरान कुछ समय बाद सैफर विधि द्वारा भी पीड़ित व्यक्ति सांस लेना स्वतः स्टार्ट कर देता है। और अगली सांस लेने की अगली विधि है सांस देने की मुंह से मुंह हवा भरना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको डायरेक्ट मुंह को साफ करके, इसमें पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले उसको मुंह को साफ किया जाता है और इसके बाद उसके मुंह पर एक स्वच्छ कपड़ा उड़ाकर फिर इसके बाद उसके मुंह पर डायरेक्ट उसके नाक को बंद करके मुंह पर अपना मुंह रख करके उसमें हवा दिया जाता है। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान हवा को बाहर निकलने न दिया जाए। जैसे ये प्रक्रिया प्रति मिनट 10 से 15 बार के प्रति मिनट दोहराया जाता है, कुछ समय बाद इसमें भी इस प्रक्रिया के माध्यम से भी सांस लेना स्टार्ट कर देता है पीड़ित व्यक्ति। और चौथा है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। कृत्रिम श्वास यंत्र जिसमें आप देख सकते हैं, और इसमें मुंह से मुंह विधि सबसे कारगर विधि बताई जाती है। और इसमें क्या है, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, कृत्रिम श्वास यंत्र जिसे आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में, इसमें 2 रबड़ वाल्व होते हैं, जिसमें एक रबड़ मास्क होता है और अगला एक होता है जो रबड़ वाल्व, इसको हम इनलेट बोलते हैं। इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। दोनों जैसे ही रबड़ मास्क को क्या करते हैं कि हम पीड़ित के मुंह पर इसको लगा देते हैं और जैसे ही रबड़ वाल्व को हम दबाते हैं तो यहाँ से हवा अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पर फिल्टर लगा है, फिल्टर के माध्यम से हवा छन जाती है और इसके बाद क्या होता है कि हवा मास्क के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति के अंदर जाती है। पीड़ित व्यक्ति के अंदर जैसे ही जाती है और ये वाल्व बंद हो जाता है, फिर जैसे ही पीड़ित व्यक्ति के अंदर से ये सांस ले छोड़ता है तो बाहर निकलता है जब हवा, तो ये इनलेट के बाद आउटलेट वाल्व होता है, जो इसमें इनलेट आउटलेट वाल्व, सॉरी इसमें आउटलेट वाल्व
हाँ, आउटलेट वाल्व ये बंद हो जाता है, इनलेट वाल्व जो होता है इसको बंद कर देता है। दोनों आपस में क्रमशः खुलते बंद होते हैं, जिसके बाद इसमें आउटलेट के माध्यम से जब सांस बाहर निकलती है तो बाहर इधर से ऊपर की तरफ से निकल जाता है। इस प्रकार से आर्टिफिशियल मेथड यानी कृत्रिम रूप से सांस देने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 है: सिल्वेस्टर, साइफर और मुंह से मुंह विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर विधि में किस तरफ को पीड़ित व्यक्ति को लिटाया जाता है, तो उस समय पीठ बगल को लिटाया जाता है। अगर साइफर विधि की बात की जाए तो साइफर विधि में किस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को लिटाया जाता है, तो सीने की बगल से लिटाया जाता है। व्यक्तिगत रक्षक, नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। व्यक्तिगत रक्षक उपकरण वे साधन होते हैं जो अनेक रूपों में मानव की रक्षा करते हैं। इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट के रूप में जाना जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सिर की सुरक्षा है, सिर की सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए कभी भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको चश्मा लगाना चाहिए। चेहरे की सुरक्षा के लिए क्या होता है, फेस शील्ड आता है, उसको लगाना चाहिए। त्वचा की सुरक्षा के लिए बैरियर क्रीम लगाया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि गैस वाले कंपनी में या फिर रेडिएशन वाले कंपनी में है आप, जहाँ पर विकिरण से बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो उसके लिए त्वचा की बैरियर क्रीम लगाया जाता है। फिर इसके बाद शरीर की सुरक्षा के लिए जैकेट पहना जाता है, कुछ अलग तरीके का ये जैकेट होता है कंपनी में। फिर इसके बाद हाथ और भुजा की सुरक्षा के लिए फाइबर, दस्ताने, पीवीसी और ग्लव्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहने जाते हैं वर्कशॉप में। फिर इसके बाद आपातकालीन प्रक्रियाएं। आपातकालीन क्या होती है, जैसे कभी कभी वर्कशॉप में बहुत सारे काम और प्रक्रम चलते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि शक्ति फेलियर हो जाता है या तो फिर आग पकड़ लेता है और जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, यानी सिस्टम मतलब प्रणाली विफलता। तो सिस्टम फेल हो जाए, चाहे कंपनी में या तो वर्कशॉप में आग पकड़ ले, ये सब क्या है, इमरजेंसी प्रक्रियाएं, इमरजेंसी उत्पन्न हो जाता है। तो इस इमरजेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, शक्ति विफलता के दौरान कार्यशाला की मेन स्विच को तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति के कारण या विषय को जानना चाहिए। और फिर इसके बाद इसके जो उत्तरदायी होता है मेन रूप से निवारण के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण असामान्य होने की दशा में उचित निवारण करने के बाद ही विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। जब तक सही से शुरू न हो जाए तब तक धीरज और संयम बनाए रखना चाहिए। आग पकड़ने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ठंडे दिमाग से कुछ क्षण के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए और उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए। फिर इसके बाद उच्च अधिकारियों को तथा फायर ब्रिगेड वालों को फोन करना चाहिए और कार्यशाला में उपलब्ध जो भी अग्निशामक यंत्र हैं उसका तुरंत रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए, नियंत्रित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अग्नि का कारण विद्युत होने की दशा में पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब अगर अग्नि लगा है इसे विद्युत के माध्यम से, तो आप वहां पर पानी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पानी आग का चालक होता है, उसके चपेट में आग बुझाने वाला व्यक्ति भी आ सकता है। सिस्टम फेल्योर की दशा में क्या करना चाहिए, सक्षम अधिकारी को सबसे पहले सूचित करना चाहिए, जो अपर अधिकारी उनको सूचित करना चाहिए और वैद्युत जो मशीनें और उपकरण हो उनको तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए। फिर इसके बाद अगला है उसका जांच होने तक, उसका निवारण जब तक हो तब तक उसको क्या करें कि सिस्टम से संबंध व्यवस्था की उपयुक्त तरीके से जांच करें और दोष प्राप्त होने पर तत्काल उसका निवारण करें। सक्षम अधिकारी के आने पर धीरज और संयम बनाए रखें और अपने जो भी ऊपर के अधिकारी हैं उनके आने तक धीरज बनाए रखें। ठीक है, इस प्रकार पहला चैप्टर इस प्रकार आज का ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।